अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है, आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज के बारे में, लाइफ साइकिल के बारे में। पिछली जो वीडियो थी जिसमें आपको समझाया था किस चीज़ के बारे में, जिसमें आपको पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था वायरसेस के बारे में, वायरसेस की क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी। और आज की जो वीडियो है, आज हम इंशाल्लाह लाइफ साइकिल कवर करेंगे। अच्छा, ये लाइफ साइकिल हम कवर क्यों करें बैक्टीरियोफेज की? बिकॉज अभी हमने आगे के टॉपिक्स में पढ़ना है एचआईवी की लाइफ साइकिल। सही है। एचआईवी की लाइफ साइकिल को समझने के लिए इस बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये समझ में आ जाएगा तो आपके लिए आगे का टॉपिक भी आसान होगा। तो चलो बच्चों, विदाउट एनी डिले हम अपने टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, देखो आपको पता है बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर, बैक्टीरियोफेज की क्लासिफिकेशन, सारी चीजें मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझाई हुई हैं। तो इस वीडियो में जो है हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जो लाइफ साइकिल होती है ना, इसके दो स्टेजेस होते हैं। एक है इसका लाइटिक स्टेज। सही है। एक है इसका लाइटिक स्टेज और दूसरा है इसका लाइसोजेनिक स्टेज। सही है। इसका मतलब क्या होता है लाइटिक स्टेज और लाइसोजेनिक, ये हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन चाहे साइकिल चाहे लाइटिक हो या लाइसोजेनिक हो, दोनों के अंदर कुछ स्टेजेस जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। ये दोनों ही दो स्टेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। दो स्टेज कौन कौन से हैं? पहला स्टेज है इन्फेक्शियस प्रोसेस। इन्फेक्शियस प्रोसेस जो होता है, इन्फेक्शियस प्रोसेस का मतलब है ये बैक्टीरिया है। सही है। और ये वायरस है। तो ये बैक्टीरिया वायरस तक ये वायरस जो है बैक्टीरिया को अप्रोच करता है, इसके साथ अटैच होता है और अपना अपना जो इसका डीएनए है वो इंजेक्ट करता है। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है इन्फेक्शियस प्रोसेस। इन्फेक्शियस का मतलब है इसने अटैक किया है। तो जो इन्फेक्शियस प्रोसेस होता है, इसमें तीन चीजें शामिल है। एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन का मतलब है ये बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरियोफेज वायरस जो है, ये बैक्टीरिया की सरफेस के साथ हो चुका है अटैच। दिस इज द एब्जॉर्प्शन। यानी कोई भी चीज जब सरफेस के अंदर चली जाती है ना, तो वो एड्सॉर्प्शन कहलाती है। देखो, एक होती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है सिस्टम के अंदर चले जाना, और एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है कि सिस्टम के सरफेस के अंदर चले जाना। सिर्फ सरफेस के अंदर जाना, सिस्टम के अंदर नहीं जाना। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में यही मतलब है कि भाई ये जो पहला जो बैक्टीरियोफेज वायरस है वो बैक्टीरिया के सेल वॉल से जाकर हो जाएगा अटैच। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन। सेकंड है हमारे पास पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब है बैक्टीरिया की सेल वॉल की लाइसिस करेगा और अपना जीन कोर जो है वो इसके अंदर इंजेक्ट करेगा, यानी अपना पहले ट्यूब इंजेक्ट करेगा और उसके बाद जो है थर्ड है जीन इंजेक्शन, यानी उसके बाद जो इसका जीन है, जो इसका डीएनए है, वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर ट्रांसमिट कर देगा। यहाँ तक का जो स्टेज होता है वो लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल दोनों में होता है कॉमन। लेकिन जो सेकंड स्टेज है रेप्लिकेशन। अब भाई जीन अंदर चला गया, जीन की रेप्लिकेशन होगी होस्ट बॉडी के अंदर, होस्ट सेल के अंदर। तो ये जो है ये दोनों में डिफरेंट होता है। तो मैंने यहाँ दोनों चीजें दिखाई हैं, यानी लाइटिक साइकिल के अंदर भी क्या क्या चेंजेस होंगी, क्या क्या चीजें होंगी रेप्लिकेशन के दौरान, और लाइसोजेनिक साइकिल में भी क्या क्या होंगी वो चीजें यहाँ पर दिखाई हैं। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस प्रोसेस। इन्फेक्शियस प्रोसेस के लिए मैंने यहाँ पे एक बहुत रफ सी डायग्राम बनाई है। सही, होपफुली आपको समझ में आ रही होगी, बट स्टिल इट्स अ रफ डायग्राम। देखो भाई, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? यहाँ पर आपको ये वायरस है। दिस वन इज वायरस जो कि बैक्टीरिया सेल की तरफ जा रहा है। पहला स्टेज क्या होता है? पहला स्टेज होता है एड्सॉर्प्शन। ये वायरस ने क्या किया? बैक्टीरिया को अप्रोच किया और जाने के बाद इसके सरफेस के साथ हो गया अटैच। अच्छा, मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या मौजूद होता है। यहाँ पर स्पाइक पिन मौजूद होते हैं जिनके जरिए से वो बैक्टीरिया के साथ हो जाता है अटैच। तो ये हो जाएगा टेल पिन के जरिए से यहाँ पर अटैच हो जाएगा। इस टेल पिन के जरिए से ये बैक्टीरियोफेज वायरस जो है ये यहाँ पर हो चुका है अटैच, यानी बैक्टीरिया सेल के साथ हो चुका है, बैक्टीरिया सेल वॉल के साथ अटैच हो चुका है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन के बाद होगी पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में क्या होता है? पेनिट्रेशन के प्रोसेस में आपको सिखाया था कि इसके बैक्टीरियोफेज की जो बेस प्लेट है, इस बेस प्लेट के अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है, जिस एंजाइम को कहते हैं लाइसोजाइम। इस एंजाइम को हम कहते हैं लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम क्या करता है? ये लाइसोजाइम करता है ये है कि यहाँ से सेल वॉल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। यानी इतना देखो, यहाँ पे इस जगह पे आप देखो, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये सेल वॉल की हो रही है डाइजेशन, यानी सेल वॉल की लेयर, यानी सेल वॉल को यानी यहाँ पे खड्डा खोदना शुरू कर देता है। सेल वॉल की यहाँ से लाइसिस होना शुरू हो जाएगी, यानी लेट सपोज जिस पार्ट पे अटैच है उस पार्ट का सेल वॉल जो है वो हटना शुरू हो जाएगा। जैसे ही सेल वॉल हटना शुरू होगा, सही है, जैसे ही सेल वॉल हटना शुरू होगा तो इसका जो शीट होता है, इसके कॉलर के साथ जो शीट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से जो ट्यूब लगी हुई होती है, जो स्ट्रक्चर में सिखाया था आपको, वो ट्यूब जो है इसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन, यानी शीट इंजेक्ट होगी और वो जो है जैसे होता है ना इंजेक्शन के अंदर, इंजेक्शन है, लेट सपोज के इंजेक्शन है, ये सिरिंज है, और
पहले क्या करते हैं, पहले करते हैं कि पहले क्या किया, सिरिंज को आर्म्स में घुसाकर वैक्सीन लगवाई हो या कभी कोई भी सिरिंज इंजेक्शन लगाया हो, तो पहले क्या होता है, ये जो सुई होती है ये आपकी स्किन के अंदर जाती है। तो इसी तरह से ये टेल इसके अंदर जो ट्यूब है ये बैक्टीरिया सेल के अंदर चला गया। फिर जब यहाँ से इसको प्रोपेल करेंगे, ये प्रोपेलर कहलाता है, जैसे इसको प्रोपेल करेंगे तो क्या होगा, अंदर जो मेडिसिन था वो पूरा इस सिरिंज के जरिए से होता हुआ अंदर चले जाएगा। तो इसके बाद ये जो अगला फेज होता है जीन इंजेक्शन, यानी जब ये शीट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसके अंदर का जो डीएनए है, ये कॉलर जो होता है ना, ये कॉलर ओपन होता है, ये कॉलर अंदर से हॉलो होता है। तो होता ये है कि जो बैक्टीरियोफेज का के हेड के अंदर जो डीएनए मौजूद है वो इस कॉलर के जरिए से आ जाता है इसके बैक्टीरिया सेल के अंदर, बैक्टीरिया साइटोप्लाज्म के अंदर। यहाँ तक का जो फेज था, दिस फेज इज कॉल्ड एज इन्फेक्शियस प्रोसेस या इन्फेक्शियस फेज, जिसके अंदर एड्सॉर्प्शन हुई, पहले एड्सॉर्प्शन के बाद पेनिट्रेशन हुई, पेनिट्रेशन के बाद जीन इंजेक्शन हो गई। अब जीन चला गया है किसके अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर। नाउ द सेकंड फेज इज रेप्लिकेशन इन होस्ट। तो रेप्लिकेशन की जो मेथड होता है ना, वो दोनों में अलग अलग होता है, दोनों में यानी लैक्टिक साइकिल में अलग होगा और लाइसोजेनिक साइकिल में अलग होगा। देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पर इसी तरह से ये आपको नजर आ रहा है, ये बैक्टीरिया, ये वाला जो फेज है, ये वाले इस वाले को देखना है, इस वाले को। तो ये फेज वायरस ने अपना डीएनए जो है इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट करने के बाद जो है, इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है, सबसे पहली अच्छा, इस स्टेज को इस वक्त यहाँ पर इग्नोर करना है, यानी इस स्टेज के बाद डायरेक्टली ये वाला स्टेज आपने फॉलो अप करना है, ये लाइसोजेनिक का स्टेज है। सही है। अच्छा, अब जरा समझना है इस चीज को। सबसे पहले यहाँ पे लाइसोजेनिक के अंदर जो बैक्टीरिया का जीन होता है और जो बैक्टीरियोफेज का जीन होता है, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन बनता है वो बनता है मास्टर और स्लेव का रिलेशन। मास्टर और स्लेव का मतलब है, मास्टर ऑर्डर देता है और स्लेव उसकी बात मानता है, जो गुलाम होता है वो उसकी बात मान रहा होता है। तो यहाँ पे जो मास्टर है वो कौन है, वो इसका जो डीएनए है, वायरस का डीएनए है ये, और जो स्लेव है वो बैक्टीरिया का डीएनए है। तो होता क्या है, जैसे इसने अपना डीएनए इसके अंदर इंजेक्ट किया, तो बैक्टीरिया का डीएनए जो होता है ये फौरन से क्या होता है, बैक्टीरिया के डीएनए को डिसइंटीग्रेट करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया ने इसका जो पूरा कोर होता है, मैंने आपको सिखाया था कि इसका जो बैक्टीरिया का जो पूरा कोर होता है वो इंजेक्ट होता है, बैक्टीरिया का पूरा कोर इंजेक्ट होता है। इस कोर के अंदर दो चीजें होती हैं, इसका डीएनए भी होगा और इसके अंदर इसके लिए नेसेसरी प्रोटीन, इसके लिए नेसेसरी जो एंजाइम चाहिए वो भी होंगे। तो इसके इन्हीं के एंजाइम में से एक एंजाइम होता है जिसका नाम है डीएनएस। डीएनएस, ये डीएनएस क्या करता है, ये डीएनएस करता ये है कि ये बैक्टीरिया की ये जो बैक्टीरिया का सेल है, बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसकी लाइसिस करवाना शुरू कर देता है। सही है। ये डीएनएस क्या कर रहा है, बैक्टीरिया के सेल की लाइसिस करवाना शुरू कर रहा है। ये डीएनएस है, ये एंजाइम है, ये बैक्टीरिया के सेल की लाइसिस करवाना, सॉरी सेल की नहीं, बैक्टीरिया के डीएनए की लाइसिस, यानी बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ना शुरू कर देता है, बैक्टीरिया के डीएनए को खत्म करना शुरू कर देता है। अब जब बैक्टीरिया का डीएनए खत्म हो रहा है तो जो वायरस का डीएनए है ये इसको अपने कंट्रोल में ले लेता है, और कंट्रोल में लेने के बाद जो है क्या करता है, ये अपनी रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है और इसी के साथ साथ ये अपने प्रोटीन की फॉर्मेशन भी स्टार्ट कर देता है। यानी अब क्या करेगा ये प्रोटीन की, यानी इसने क्या किया, पहले इसको कंट्रोल में लिया, कंट्रोल में लेने के बाद इसने क्या किया, इसी के अंदर रेप्लिकेट होना शुरू हो गया। रेप्लिकेट होने के साथ साथ फिर ये क्या कर रहा है, फिर कर ये रहा है कि ये अपनी मर्जी का प्रोटीन, यानी जो वायरस के लिए नेसेसरी था, क्योंकि इसका वायरस का डीएनए है और इस डीएनए के अंदर वही कोड है जो इस वायरस की प्रोटीन का है, तो उन प्रोटीन को बनाना शुरू कर देगा। जब ये वो प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा तो उसमें आपके पास इसका कैप्सिड भी बनेगा, इसकी टेल भी बनेगी, टेल फाइबर्स भी बनेंगे, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो इसके बाद जो अगला स्टेज होता है, यानी डीएनए की रेप्लिकेशन के बाद इसी बैक्टीरिया के सेल में वो होता है पार्ट्स असेंबली का। पार्ट्स असेंबली को हम मैच्योरेशन भी कहते हैं, पार्ट्स असेंबली को हम मैच्योरेशन भी कहते हैं। मैच्योरेशन में क्या होता है, मैच्योरेशन में होता ये है कि अच्छा, होता ये है कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए जो होता है ये इनकोड हो जाए, ये कवर हो जाता है किसके, इसके कैप्सिड के अंदर, यानी ये जो कैप्सिड जो इसने बनाया है ये डीएनए को कवर करना शुरू कर देगा, और इसी के साथ साथ फिर टेल आके अटैच होगा, टेल फाइबर्स आके अटैच हो जाएंगे और पूरा बन जाएगा बैक्टीरियोफेज का वायरस। सही। और इसी के साथ साथ फिर क्या होगा, फर्दर ये क्या करेंगे, ये क्या रिलीज करेंगे, ये लाइसोजाइम रिलीज करेंगे जो कि इस बैक्टीरिया के सेल को कर देगा, बैक्टीरिया के सेल को खत्म कर देगा। जैसे ही बैक्टीरिया का सेल खत्म होगा, ये बैक्टीरिया का सेल बाहर से मॉइस्चर, वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब करेगा, वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब करने से बैक्टीरिया का सेल हो जाएगा ब्रस्ट। जैसे ही बैक्टीरिया का सेल ब्रस्ट होगा, सारे के सारे वायरस आ जाएंगे बाहर, वायरस बाहर आके नए बैक्टीरिया के सेल को अटैक करेंगे, और इसी तरह से ये काम चलता रहता है। तो तकरीबन वायरस को करने के अंदर जो है ये पूरा प्रोसेस जो होता है 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है, और 20 से 25 मिनट के अंदर एक बैक्टीरिया के सेल से तकरीबन 200 बैक्टीरियोफेज वायरस निकल रहे होते हैं।
सही है। तो ये इस तरीके से बैक्टीरियोफेज वायरस की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। लेट्स सपोज कि एक अकेला वायरस आया था, उसने 20-25 मिनट के अंदर 200 वायरस एक बैक्टीरिया के अंदर बना लिया। अब ये 200 वायरस अलग 200 बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, उस तब से इसी तरह से बहुत तेजी से इसकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये होता है हमारे पास लाइटेक साइकिल। लाइटेक साइकिल को अगर हम फर्दर आगे के प्रोसेस को अगर हम देखें, लाइटेक साइकिल के बाद जो है लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर क्या होता है। लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर ऐसा नहीं होता। लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर जो वायरस का डीएनए और बैक्टीरिया का जो डीएनए है, इनके दरमियान जो रिलेशन बनता है वो बनता है होस्ट और गेस्ट का रिलेशन। सही है, होस्ट और गेस्ट का रिलेशन बनता है। अच्छा, होस्ट और गेस्ट का रिलेशन बनता है, इसका मतलब है बैक्टीरिया का सेल वॉल इसको रहने की, बैक्टीरिया का सेल जो इसको रहने की जगह देता है, और ये जो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है ये इसके अंदर आराम से रह रहा होता है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है कि जैसे ही इसने क्या किया, इसने अपने डीएनए को इंजेक्ट किया। डीएनए को इंजेक्ट करने के बाद जो है ये क्या करता है, लाइगेज एंजाइम के जरिए से इसके साथ हो जाता है कनेक्ट। सही है। लाइगेज एंजाइम के जरिए से इसके सेल के साथ, बैक्टीरिया सॉरी सेल कह रहा हूँ बार बार, इसके बैक्टीरिया के डीएनए के साथ हो जाएगा कनेक्ट और ज्वाइंट हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब इसमें रेप्लिकेशन होगी ना, तो रेप्लिकेशन होगी तो इसके साथ साथ वायरस का डीएनए भी रेप्लिकेट करता जाएगा। यानी अब जो बैक्टीरिया के सेल के डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है, बैक्टीरिया के अंदर जो नया नया डीएनए बन रहा है, उस डीएनए के साथ साथ वायरस का डीएनए भी शामिल है। तो ये फेज, ये प्रोसेस, ये कहलाता है हमारे पास लाइसोजेनी। ये कहलाता है लाइसोजेनी। यानी जिसमें बैक्टीरिया का वायरस क्या कह रहा हूँ यार, बैक्टीरिया का डीएनए और वायरस का डीएनए, ये दोनों चीजें साथ साथ डिवाइड हो रहे होते हैं। सही है। इसके बाद जो है अब होता यह है कि ये लाइसोजेनिक जो है का लाइटिक में कभी भी कन्वर्ट हो सकता है। सही है। कब कन्वर्ट हो सकता है, जब ये इसको एडवर्स कंडीशन मिलेगी। तो जब एडवर्स कंडीशन मिलेगी तो इसमें हो जाएगी इंडक्शन। यानी क्या होगा, ये बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए था, ये वायरस के डीएनए को छोड़ देगा, बैक्टीरिया के डीएनए को छोड़ देगा, और फिर उसके बाद ये खुद कंट्रोल हासिल कर लेगा। यानी बैक्टीरिया के डीएनए को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। यानी ये किस वजह से हो सकती है, ये डेसिकेशन की वजह से हो सकती है। यानी वाटर की जब कमी हो जाए उस वक्त ऐसा हो सकता है कि भाई बैक्टीरिया के अंदर वायरस था, वो लाइसोजेनिक फेज में था और डेसिकेशन हो गई, और या फिर वाटर की कमी हो गई, यानी वेटनेस हो गई, तो उस वजह से जो है ड्राइनेस हो गई। तो उस वजह से जो है इसने क्या किया, बैक्टीरिया के सेल को लाइस करना शुरू कर दिया। यानी अब लाइटेक फेज में चला गया, तो फिर किसी रेडिएशन से एक्सपोज हो गया या किसी भी म्यूटेजन से एक्सपोज हो गया, जिसमें म्यूटेशन की वजह से ये जो लाइसोजेनिक है ये स्टॉप हो जाती है, और फिर लाइटेक साइकिल इसी तरह से दोबारा से शुरू हो जाती है। तो ये हमारे पास साइकिल होती है लाइफ साइकिल बैक्टीरिया की। अच्छा, ये कुछ चीजें थी। अच्छा, अब इसके बाद हमें एक एक चीज और पढ़नी है, बैक्टीरिया का जो फेज वायरस है, यानी बैक्टीरियोफेज वायरस है, इसके यूज क्या क्या है। बैक्टीरियोफेज वायरस के ना मल्टीपल यूजेस हैं जो हम यहाँ पर सीखेंगे। क्या क्या यूजेस हैं मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले बैक्टीरियोफेज वायरस को कहाँ कहाँ पे यूज किया जा सकता है। यानी हम यहाँ पर पढ़ेंगे यूजेज ऑफ बैक्टीरियो फेज। यानी बैक्टीरियोफेज को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। सही है। देखो, सबसे पहला जो यूजेज है, आपको पता है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के अंदर जीनोमिक लाइब्रेरी क्रिएट करने में इसको यूज किया जाता है। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के अंदर जीनोमिक लाइब्रेरी, यानी अपनी मर्जी का डी हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया का क्या करते हैं हम, ये यूं यूज करते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर अपनी मर्जी का जीन इंजेक्ट करना है, तो बैक्टीरिया एक तो मेथड होता है हमारे पास प्लाज्मिड का, प्लाज्मिड के जरिए से इंजेक्ट करते हैं। दूसरा मेथड होता है हम बैक्टीरियोफेज वायरस के जरिए से अपनी मर्जी का डीएनए बना के बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। सही है, जो कि लाइसोजेनिक फेज में रहता है बैक्टीरिया के साथ, जो कि बहुत आसान होता है हमारे लिए करना। तो ये हो गया हमारे पास, एक मेथड हो गया हमारे पास जेनेटिक्स इंजीनियरिंग का। सेकंड जो मेथड होता है हमारे पास, सेकंड वो क्या है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के बाद, यानी फेज थेरेपी। फेज थेरेपी के लिए बहुत अच्छा वायरस होता है फेज थेरेपी। यानी इसका मतलब है ये एंटीबायोटिक से काफी ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है बैक्टीरियोफेज की वो काफी नैरो होती है। यानी ये सिर्फ पैथोजेनिक बैक्टीरिया को ही किल करता है। हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें कुछ समटाइम ऐसा भी होता है, हम इसमें कुछ जेनेटिक्स इंजीनियरिंग करते हैं। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग करने के बाद हम इसको ऐसा बना देते हैं कि ये सिर्फ पैथोजेनिक बैक्टीरिया को ही अटैक करे। सही। अब कैसे बनाते हैं, क्या बताते हैं, वो एक बहुत लंबी डिटेल है, हम यहाँ पर अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो फेज थेरेपी के जरिए से हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक देने की जगह, एंटीबायोटिक क्या करता है, एंटीबायोटिक अगर वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है,
तो एंटीबायोटिक क्या करेगा, एंटीबायोटिक हमारे जो हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया है, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, हमें फायदा दे रहे होते हैं, उनको भी किल करना शुरू कर देता है। लेकिन क्या होता है, ये फेज थेरेपी के जरिए से, फेज थेरेपी से ये होता है कि फेज थेरेपी जब बैक्टीरियोफेज जाएगा तो बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया को ही किल करेगा, दूसरे यानी सिर्फ पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करेगा, गुड बैक्टीरिया को किल नहीं करेगा। और इसके अलावा ऐसा जिसके साइड इफेक्ट एंटीबायोटिक के मुकाबले में भी कम होते हैं। जो तीसरा हमारे पास एडवांटेज है वो है हमारे पास हम क्या करते हैं, एंटी बैक्टीरियल नैनो मेडिसिन बनाते हैं। हम बनाते हैं एंटी बैक्टीरियल नैनो मेडिसिन। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है एंटी बैक्टीरियल नैनो मेडिसिन का, यानी नैनो मेडिसिन का मतलब है जिसका टारगेट साइट को स्पेसिफिक हो, यानी जो मल्टीपल टारगेट पे एक्ट नहीं करे। तो हम क्या करते हैं, हमारा असल मकसद क्या होता है, हमारा असल मकसद ये होता है कि हम बना रहे होते हैं ड्रग डिलीवरी व्हीकल्स बना रहे होते हैं। ये ड्रग डिलीवरी व्हीकल्स का मतलब क्या होता है, ड्रग डिलीवरी व्हीकल्स का मतलब ये होता है बेटा कि ड्रग डिलीवरी व्हीकल्स, सही है? इसका मतलब ये होता है इसमें होता ये है कि ड्रग डिलीवरी व्हीकल का मतलब है हमने बॉडी में कोई ड्रग इंजेक्ट की और हमारा स्पेसिफिक टारगेट है, जैसे कि भाई कोई स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन है, हम चाहते हैं कि भाई हमारा ड्रग जो हमारे जो मेडिसिन है वो जाके सिर्फ उसी टारगेट पे एक्ट करे, इधर उधर ना जाए। तो ये इस तरह की जो हमारे पास मेथड होता है ना, ये कहलाता है ड्रग डिलीवरी व्हीकल्स। यानी इसमें होता है सिर्फ और सिर्फ ये जो बैक्टीरिया फेज वायरस है ना, ये इसी के तौर पे एक्ट करता है, ड्रग डिलीवरी व्हीकल्स के फॉर्म पे एक्ट करता है, क्योंकि ये है नैनो मेडिसिन। नैनो मेडिसिन का मतलब ये होता है कि ये अपने स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर एक्ट करेगा और इधर उधर एक्ट नहीं करेगा। सही है? तो उससे साइड इफेक्ट जो होते हैं कम आ जाते हैं। साइड इफेक्ट का मतलब ही होता है, साइड इफेक्ट का मतलब है कि अगर किसी मेडिसिन का कोई साइड रिएक्शन भी है जो कि हमें नुकसान पहुंचाता है तो वो साइड इफेक्ट कॉज करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसके जरिए से ऐसे ड्रग डिलीवरी व्हीकल्स बनाते हैं जो कि अपने टारगेट के ऊपर ही एक्ट करते हैं, इधर उधर एक्ट नहीं करते। जिससे क्या होता है, जिससे होता है ये है कि साइड रिएक्शन जो होता है वो मिनिमाइज हो जाता है और एफिशिएंट जो है, एफिशिएंट हमारे पास जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो आ रहा होता है। तो ये हम काम कर रहे होते हैं। तो बच्चों, आज के टॉपिक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आगे की कहानी हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। आगे की कहानी नेक्स्ट टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद हबीब अमीन है। इंशाल्लाह अब हम अगली वीडियो में एड्स को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।